नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहां मैथ्स बाय विशाल शुक्ला। दोस्तों, आज साल का अंतिम दिन है। कल एक नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो साल बीत गया वो भी कुछ ना कुछ आपको सिखा गया होगा, और भगवान से दुआ करता हूं कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक हो, जीवन में खूब खुशियां लाए, आपके खूब आनंद लाए। आप जिस भी मकसद के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं वो मकसद आपका पूरा हो, चाहे आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, चाहे आप डीएम बनना चाहते हो सकता है आप इसके ऊपर भी कुछ और चाहते हो। तो भगवान आपकी हर ख्वाहिशों में मदद करे, लेकिन एक छोटी सी शर्त होगी कि आपका जो प्रयास है वो ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। केवल सपने देखने से अगर डीएम बन जाते, इंस्पेक्टर बन जाते, तो और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। सब लोग सपना ही देख रहे होते। जैसा कि आप स्क्रीन के पीछे देख पा रहे हैं, ये यूपी कांस्टेबल का बैच, जिसका पेपर आपको पता है टेंटेटिव फरवरी की डेट है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे भरपूर उम्मीद है कि ये पेपर 18 तारीख को होगा। आप भी कहीं कॉपी में लिख लें, जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप मुझसे बताइएगा कि शुक्ला ने बोला था कि ये पेपर 18 फरवरी को होगा। मैंने आपसे बताया था, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम चालू किया था जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग की आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ये 26 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाला था। बैच में 1-2 क्लासेज भी हुई यूट्यूब पे। आज की भी क्लास आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी। जल्द ही ये क्लास 2 तारीख के आसपास ऐप पे होना चालू करेगी, जिसमें हमारा 50 दिन का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में हम आपकी मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ सवालों का कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। हाँ, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाह रहे हो तो वो इस बैच में संभव नहीं है। वो उसके लिए आपको मैथ्स स्पेशल की तरफ अपना मुंह मोड़ना होगा। तो समय को खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पे। अगर आप इस सेशन को या इस प्रैक्टिस बैच को लेना चाहते हैं तो मात्र छोटी सी कीमत में, बिजली के बिल को चुकाने की कीमत में आप इसको खरीद सकते हैं। ये मात्र 399 रुपये का बैच है। इसके लिए आप ऐप का QR कोड स्कैन कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बैच में इनरोल हो सकते हैं। चलिए, तो फिर सूचनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम कह रहे 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है। कहा इनका अंतर है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अंतर हो जोड़ हो। केवल जब गुणनफल होता है उस केस में ध्यान रखते हैं क्या कि डायरेक्टली गुणा नहीं करते, क्योंकि इसमें x कंपोनेंट x² हो जाता है। यहाँ केवल अंतर है, इनका अंतर कितना है, 5 है। सवाल में कह रहा है 115 है। एक हिस्से की वैल्यू कितनी, 23। छोटी संख्या 23 का गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 69। तो छोटी संख्या कितनी होगी, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए x/y 3:1 है। कह रहा है x³ - y³ डिवाइडेड बाई x³ + y³। बस बात खत्म। 3 का क्यूब 27 - 1 26। 3 का क्यूब 27 और 1 28। 2 का पहाड़ा याद होता है आपको, आंसर हो गया 13:14। तो ये छोटे छोटे सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल कैलकुलेशन। पहाड़े याद हो कहां तक, 4000 तक। 12, 21, 8 का चौथा समानुपात समझ रहे हैं आप, जैसे ABC है तो ये चौथा समानुपात, 4th प्रोपोर्शनल पूछा है। आपको पता है AD = BC, कहां से आया, A/B = B/C = C/D। अगर ऐसा है तो ही ये एक प्रोपोर्शन में होंगे। D की वैल्यू पूछ दिया, BC/A। देखिए ये है, ये B है, ये C है, तो 21 × 8 / 12। 4 का पहाड़ा याद होता, 3 7 21। तो यहां भी आंसर क्या होगा, 14 होगा। क्लियर है। अगर 3rd प्रोपोर्शनल पूछा होता तो ध्यान रखिएगा, C की वैल्यू होती है B²/A। 2 संख्याओं का योग 40 है, अंतर 4 है। अगर ऐसे भी सवाल में आपको कलम उठानी पड़ रही है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं तैयारी सही नहीं है, कहीं ना कहीं दिशा निर्देश सही नहीं मिले हैं आपको। तो सपने में आना चाहिए कि जोड़ दूं 40, घटा दूं 18, 22 18 जोड़िए 40, 22 18 घटाइए 4। नहीं कर पा रहे हैं, लिख के कर लीजिए
कि भाई x प्लस वाई 40 है, x माइनस वाई 4 है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 3 मिलता है, जिसको ये 22 हो गया। यहां रख दोगे y की वैल्यू 18। आपसे रेशियो पूछा है 11:9। ये भी ऑप्शन सी सही है। 2 का पहाड़ा तो आ ही रहा होगा। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, 10:7। अंतर कहा, अंतर कितना होगा? 3। 3 बता रही 105 को। पहाड़ा याद होना चाहिए। एक हिस्से की वैल्यू कितनी? 35। पूछा क्या है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना है? 17। 10 + 7 17 × 35। मेरे को पहाड़ा याद होता है 17 × 35 का, तो कितना आंसर हो जाता? 595। 17 × 5 = 85। कितना बच गया? 8। 17 × 3 = 51, 8 59। ठीक है। अब देखिए, गुणनफल है, कह रहा अनुपात 9:7। आवाज क्लियर है? हाँ, चलिए। गुणनफल है तो ध्यान रखिएगा 9 7 है। अब पता चला आप 9 × 7 इसकी वैल्यू 1575 कर दिए तो गलत हो जाएगा। रेशियो है, ध्यान रखिएगा। तो ये 63x² की वैल्यू 1575 होगी। x² की वैल्यू 63 115 ना। कितनी बार जाएंगे? 25। कैसे पता चला? देखो, अगर यहां 63 में 100 का गुणा करें 6300, 50 का गुणा करें उसका आधा 3150, 25 का गुणा हुआ होगा उसका आधा 1575। ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेशन के लिए आपको मिलना होगा किससे? विशाल शुक्ला से। x की वैल्यू 5 चाहिए। अब जो भी पूछा हो, कहा छोटी संख्या ज्ञात करें, 7x की वैल्यू 35 हो जाएगी। ऑप्शन बी सही है। एक विद्यालय में कुल 504 छात्र हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात, देखो जैसे क्या एक आदत सी बना लीजिए, सवाल पढ़िए तो उसको दोबारा नोट डाउन ना करिए। कुछ लोग फिर नोट करते हैं। 504 छात्र हैं, 13:11, जैसे मैंने पिछले सवाल में नोट किया। आप इस आदत को ना करें, स्क्रीन पे देखें, तुरंत आंसर की तरफ बढ़े, दोबारा सवाल की तरफ नहीं तो सवाल रूठ जाएगा, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। और अगर कोई रूठ जाएगा तो आप समझ पा रहे हैं। देखिए, ये जो टोटल हिस्से हैं कितने भाई? 24। बिना कलम लगाए बताता हूं आपको। 24 हिस्सों की वैल्यू 504 है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 21। 504 में 24 का भाग दीजिए, 21 हो गया। तो अगर लड़कियों का संख्या निकालूं तो 21 × 13, 21 × 10 कितना होता है? 210। 21 × 3 63। तो लड़के हो गए 273, लड़कियां 21 × 11 232। ये होगा ना? 21 × 11, 21 × 11, 2 और 1 यहां लिखो, 2 1 3, 231, 231। अब कह रहा है कि 12 लड़कियां जोड़ दी जाए। जोड़ दीजिए 12 लड़कियां, 243 हो गया, ये 273 है। पहाड़ा याद हो किसका? 3 का। 91:81। अब आपसे अनुपात पूछा था लड़के और लड़कियों का। आंसर हो गया भाई 91:81। ध्यान रहे 81 91 भी ऑप्शन में है, ध्यान देना होगा। पूछा क्या है? लड़के लड़कियां या लड़कियां लड़के? अगर इसी में कंफ्यूजन हुआ तो ये चला जाएगा एक सवाल। ऑप्शन उल्टा लिखना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, जो गलत हो उसको पहले लिखते हैं ताकि आप तुरंत मार के निकल लें। कह रहा 3 क्लास में छात्राओं का अनुपात है 2:3:5। कह रहा सब में 40 छात्र जोड़ दिए जाएं। ध्यान से समझिए, तो 4:5:7 हो गया। देखिए, ये यूनिट सेम बढ़नी चाहिए। अगर सब में 40 ही बढ़ रहे हैं तो यूनिट की वैल्यू भी सेम बढ़नी चाहिए। भाई 2 से 4 हो रही 2 ही बढ़ रहा, 3 से 5 हो रही 2 ही बढ़ रहा, 5 से 7 हो रही 2 ही बढ़ रहा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भैया? 20। कहा शुरू में छात्र कितने थे? शुरू में 3 2 5 5 10, 10 × 20 200। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन सी सही है। देखिए, कह रहा है ए और बी के पास 158 रुपए है, 158। कह रहा है सी के पास ए और बी से 101 कम है। चलो भैया इसको 57 दे दें, इसमें से 101 घटा दिया। बी के पास सी से 23 ज्यादा है। सोचिए 57 में 23 जोड़ दूं तो 57 3 60 20 80। तो 158 इनके पास है और बी के पास 80 है। तो ए के पास कितना होगा? घटा दो, 78। ए का हिस्सा कितना हो गया? 78। विद इन सेकेंड सवाल हल करने हैं आपको। थिंक विदाउट इंक।
कह रहा 3 संख्याएं देखिए, पहली दूसरी तीसरी। कहा पहली में 8:9 है, मैंने रेशियो में बताया आपको। दूसरी में 3 4 है। देखिए एक तो तरीका था ये 9 बराबर कर लें, क्योंकि b की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, या तो इसको 9 बनाए तो इसमें 3 का गुणा इसमें 3 का, या मैंने बताया इस 9 को पीछे उतार दीजिए, इस 3 को आगे उतार दीजिए। दोनों ना करिए, मन में करिए, तुरंत करिए। अगर इसमें 3 का गुणा करूंगा तो इसमें भी 3 का करना पड़ेगा। रेशियो आ गई 8 9 12। कह रहा है क्या, पहली और तीसरी का गुणनफल। देखो फिर दिक्कत होगी, सीधे 12 गुणे 8 96 की वैल्यू 2400 नहीं लिख सकते, 96x² की वैल्यू 2400 होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेशियो है। तो 24 चौके 96 होता है, मतलब x² 25 हो गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 5। पूछा क्या है, दूसरी संख्या पूछा है, 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा 45। तो पहला ऑप्शन सही था। तो ये ध्यान रखिएगा, गुणनफल में ही केवल ध्यान रखना है, प्लस माइनस में ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अब आगे क्या कह रहा भाई, देखिए ये इनकम रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेशियो में ही है। कह रहा है ए और बी की इनकम है 4:3, खर्चा है 3:2। कह रहा दोनों 600 रुपए बचा रहे हैं। देखिए यहां ध्यान क्या देना है, आप 4 रुपए कमा रहे हैं, 3 रुपए खर्चा तो बचत 1 रुपए की। 3 रुपए कमा रहे हैं, 2 रुपए खर्चा तो बचत 1 रुपए की। क्लियर है। देखिए इसकी भी वैल्यू 600 दे रखी है, कह रहा प्रत्येक 600 बचा रहे हैं, इसकी भी वैल्यू 600, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मान लीजिए 1:2 होता, कहता है 600 बचा रहा है, ये 1200 बचा रहा, तो भी दिक्कत ना होती। एक यूनिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है। लेकिन अगर अलग अलग होता तो उस केस में हम या तो रेशियो बराबर कर रहे होते या तो फिर x मानना पड़ता। यहां चूंकि बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू 600 है, तो a की आय हो गई 2400, b की आय हो जाती है आपकी 1800। यहां सेम सवाल कह रहा है a और b का अनुपात 4:5 है। देखिए BC 2:3 है, तो b की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ऊपर गुणा करना पड़ेगा 2 का, नीचे गुणा करना पड़ेगा 5 का। यहां भी 5 कर लो, यहां भी 2 कर लो, 8 10 15 रेशियो आ गया। कह रहे a का मान 800 है, 8 बता रही 800, तो 15 बताएगी 1500। 15 कितने को बताएगी भाई 1500। ठीक है। ये देखिए नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, मतलब डिविजिबिलिटी कह सकते हैं आप। कह रहा 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, ये माइनस नहीं है मेरे भाई, प्लस है। कह रहा 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 को कौन सी संख्या पूर्णतया विभाजित करेगी। ऐसे सवालों में थोड़ा सा दिमाग लगा लेते। 4 की पावर 61 कॉमन ले लूं, देखिए क्या बच जाएगा 1। 4 की पावर 1, देखिए कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, 62 में 61 से डिवाइड करेंगे तो पावर 1 बच जाएगी। 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और 4 की पावर 3 बच जाएगा 64। 64 16 80 हो गया, 80 5 85, 85 मतलब 5 का मल्टीपल है। और जितनी संख्याएं 5 से कटेंगी केवल 5 छोड़ दें, 10 से चालू करें अगर, तो जितनी संख्याएं 5 से कट रही हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो 10 से कटे, ध्यान रखिएगा, जैसे 15 25, लेकिन जितनी संख्याएं 10 से कटेंगी वो 100% 5 से कटेंगी। तो अगर यहाँ 4 दिख रहा, देखिए 4 का मतलब क्या होता है, इवन नंबर है, 5 का इवन नंबर में गुणा किए, यूनिट डिजिट 0 आ गई, या इसमें से एक 4 उठा के यहाँ गुणा कर लो तो 20 आ गया। 20 हमेशा किससे डिविजिबल होगा 10 से, तो कुछ भी लगा सकते थे। यहां भी सेम सवाल है, देखिए 3 की पावर 25 कॉमन ले लूं अगर, 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 3, 3 1 4 9 13 3 16 आ रहा क्या 9 3, देख ले कहीं गलत तो नहीं किए। ये एक हो गया, ये 3 की पावर 1 3, ये 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 होगा 27, तो ये हो जाएगा 27 9 36 4 40। देखिए 40 हो गया। अब इसमें से एक 3 इधर ले आ दूं, बाकी 3 छोड़ दीजिए, 3 की पावर 24, क्या दिक्कत है। देखिए ये 40 दिया है, 120 का मल्टीपल है, 12 से डिविजिबल होगा, ये 30 से भी डिविजिबल होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो हमेशा ये संख्या 30 से डिविजिबल होगी। सोचिए ये 120 अगर 30 से कट गया तो इसमें किसी भी संख्या का गुणा होगा तो वो हमेशा 30 का मल्टीपल ही होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बेहतरीन सा सवाल है, कह रहा है मुकेश को एक बक्से में 10 की दर से फलों को पैक करना है। 10 की दर का मतलब होता है एक बक्से में 10 फल आएंगे। कह रहा उसके पास 178 सेब है और 121 संतरे हैं। कह रहा बिना मिलाए इनको पैक करना है, कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। देखिए अगर ये 10 की दर ना दिया होता ना तो उस केस में हम HCF निकालते हैं। मैंने बताया आपको, जैसे आपसे कहते हैं कि एक क्लास में कॉलेज में 30 लड़कियां हैं 40 लड़के हैं, कहा मुझे प्रार्थना करते वक्त लाइन बनानी है, लड़कियां एक ही लाइन में खड़ी होंगी, लड़के एक ही लाइन में खड़े होंगे, मतलब कंबाइन नहीं होंगे।
अगर लाइन में लड़कियां हैं तो लड़कियां ही रहेंगी, लड़के हैं तो लड़के ही रहेंगे। और आपसे कहते हैं कि हर लाइन में संख्याएं समान है, तो उस केस में वो जो संख्या है कि मैं एक लाइन में कितने लोगों को खड़ा कर सकता हूं, दैट इज नोन एज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, क्योंकि यहां ये दे रखा है। तो देखिए, अगर मुझे हर लाइन में या हर डिब्बे में 10 संतरे पैक करने हो तो मुझे 178 पैक करूंगा तो 17 तो लग ही जाएंगे, जिसमें 170 पैक हो गए। जो 8 बचेंगे वो कोई खाला के घर थोड़ी जाएंगे, उसको एक अलग डिब्बे में पैक करना पड़ेगा। तो टोटल कितने डिब्बे की जरूरत यहां पड़ गई? 17 1 18, 121 है, 120 पैक हो गए। अब एक बच गया तो एक खाना नहीं है, उसके लिए अलग से एक डिब्बा लगाना पड़ेगा। तो डिब्बों की जरूरत कितनी पड़ी जाएगी? 12 1 13, 18 13 कितना होता है भाई? 31। ऑप्शन देखिए है, ऑप्शन डी है 31, ध्यान रखिएगा। समझ पाए ना? 170 के लिए 17 और 8 के लिए एक 18 यहां हो गए, 12 120 के लिए और 1 के लिए एक, 12 1 13। बेहतरीन सा सवाल है। देखिए, कह रहा 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ लगाने हैं। अब दिक्कत क्या होती है? देखिए, मैं आपसे कह दूं कि 20 मीटर जगह है और हर 10 मीटर पे पेड़ लगाना है। मैं पूछूं आपसे कितने पेड़ लगेंगे, आप कह देंगे 2, लेकिन लगेंगे कितने? 3। मूर्खों, कैसे? देखो, पहला यहां लग गया, 10 मीटर पे दूसरा लग जाएगा, फिर 10 मीटर तीसरा लग जाएगा। तो हमेशा एक पेड़ क्या होता है? ज्यादा लग जाता है। अगर पेड़ों की संख्या पूछता तो हम +1 कर देते। यहां दूरी पूछा है, मतलब पेड़ों की संख्या दी है तो पहले इसको घटा दें। देखिए, अगर इसको आप घटा दो तो 2 पेड़ हैं और 10-10 मीटर पे लगे हैं, तो 20/10 2 आ ही जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे जो 26 पेड़ लगे हैं, पहले एक घटा दो, वो जो शुरू वाला है, ध्यान रखिएगा। तो पेड़ हो गए 25 और 225 मीटर की दूरी है, हर 25 मीटर पे पेड़ लगेगा। 25 पेड़ लगे तो हर 9 मीटर पे एक पेड़ लगेगा। तो पहला ऑप्शन सही है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अगर पेड़ों की संख्या पूछे, जैसे आपसे कहते हैं 1 किलोमीटर लंबी सड़क है, मैं हर 100 मीटर पे एक पेड़ लगा रहा हूं, तो आप सीधे 1 किलोमीटर में 100 का डिवाइड कर देंगे तो 10 पेड़ हुए, जबकि 10 होंगे नहीं, लगेगा ही 11। अभी जो सबसे पहला पेड़ आपने लगाया होगा उसके बाद 100 मीटर पे एक लगाया होगा, तो पहला हम काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए जब पेड़ों की संख्या पूछे तो घटा देते हैं। अगर यहाँ पेड़ों की संख्या दे रखी है, हमसे डिस्टेंस पूछी है, तो पहले आपको पेड़ों में से एक हटा देना चाहिए था, उसके बाद डिवाइड कर लेते कि कितने दूरी पे पेड़ लगेंगे, टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो छोटे सवाल है, लेकिन अगर फंस गए, पहले से नहीं पढ़े हो तो फंस जाएंगे। देखिए, पहली क्लास है तो नंबर सिस्टम का पार्ट मैंने ज्यादा रखा है। जैसे यूनिट डिजिट की बात करें, मैंने आपको बताया, वीडियो जाके देखिए चैनल पे, 2 3 7 8 चतुर्थांश के नियम का पालन करते हैं। मतलब इनकी पावर में हमेशा 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बच गया वही अब इसकी पावर होगी। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, 0 बच रहा, तो पावर में हमेशा 4 रखते हैं। चूंकि यहाँ 4 का मैटर है, 4 में मैंने आपको बताया, देखिए 4 की पावर अगर कहीं भी ऑड नंबर होगी तो 4 ही होगा, लेकिन अगर 4 की पावर कहीं इवन नंबर आ गई तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। 4 की पावर एक इवन नंबर है, देखिए हमेशा 6 होगा। 4 की पावर एक ऑड नंबर है, हमेशा 4 होगा। जोड़ दें 10 होगा, तो यूनिट प्लेस क्या होगा? संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। कह रहा है कि इसके इकाई में, अरे इसमें तो कुछ जोड़ा ही नहीं देखिए न, अब ध्यान से गड़बड़ क्या हो जाता है। देखिए 9 9 18 9 27, अब इसमें भी जोड़ने की क्या जरूरत है? लिखोगे भी अगर 171 999 और 111 999 फिर 71 999, तो देखिए भले डिजिट इधर कम ज्यादा हो रहे हैं ना, ये तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 9 या 27। दो ध्यान से देखिए, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होता है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही होता है, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 31 25, 5 की पावर 6 15625, 6 में ही पढ़ेंगे आप। 6 की पावर 1 6 ही होता है, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296, 6 की पावर 5 75 36, तो ऐसे ही बढ़ता ही जाएगा, लेकिन यूनिट डिजिट नहीं बदलेंगे। देखिए 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होगा, इधर 9 भी है, ध्यान रखिएगा। तो 6 से 6 काट दूं, 5 2 7 और 9 16, 16 का मतलब 6, तो इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई? 6 होगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा 21 53, देखिए 3 आ गया, 2 3 7 8 में क्वाड्रेंट का रूल, मतलब पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? लास्ट के केवल 2 डिजिट देखते हैं, ध्यान रखिएगा।
64 कट जाएगा, 3 पावर बचेगी, 3 की पावर 3 27 7। तो सीधे सीधे आंसर मारना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है मेरे भाई। 4 की पावर सम संख्या अभी बताया 6 होगा, 4 की पावर विषम संख्या अभी बताया 4 होगा, 6 4 10, ऑप्शन क्या होगा, ए सही है। देखिए ये बढ़िया सा सवाल है कह रहा 1 2 3 4 5 41 अंक तक है और रिमाइंडर पूछ दिया, भाग दिया है 8 से। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेवल अप है। देखिए अगर मैं केवल ऐसे लिखा होता कि 1 2 3 4 5 और यहां तक मैं 41, तो देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता, मैं आपको एक चीज समझा दूं। देखिए 2 की पावर 1 2 होता है, इस सवाल को बहुत ध्यान समझिएगा। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है और 2 की पावर 4 क्या होता है मेरे भाई, 16 होता है। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अगर संख्या का लास्ट डिजिट 1 से कट रहा है, पूरी संख्या 2 से कटेगी। संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, पूरी संख्या 4 से कटेगी। संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं, पूरी संख्या 8 से कटेगी। और संख्या के लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट रहे हैं, तो पूरी संख्या 16 से कटेगी। इस बात को आगे भी आपको ध्यान में लेके चलना होगा। चूंकि देखिए अगर ये संख्याएं होती 41 तो इसके पहले 40 पड़ रहा होता। अब मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी होती 8 से, तो मैं लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड करके देख लेता कि भाई रिमाइंडर कितना बच रहा। 8 पंजे 40, रिमाइंडर 1 बच गया। देखिए 22 हो सकता है यहां भी 1 बच रहा हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये संख्याएं हैं। यहां अंक दिया है, कहा मेरे पास कुल 41 अंक ही हैं। अब यहां से एक सवाल और उठता नंबर सिस्टम का, क्या मैं आपसे कह दूं कि मुझे 1 से 50 तक की गिनती लिखनी है, तो बताइए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा। तो पहले 1 से 9 तक लिखने में 9 अंकों की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग सोचते हैं 1 से 50 तक 50 अंकों की जरूरत पड़ेगी, कुछ ज्यादा 51 बता देते, कुछ ज्यादा 10 बता देते। वो गलत है। कैसे? 1 से 9 तक 9 अंकों की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही आप 10 से लिखना चालू करेंगे 50 तक, तो देखिए 10 में हमेशा 2 अंकों की जरूरत है, 11 में 2 अंकों की, 12 में 2 अंकों की। तो हम पहले ये देख लें कि 10 से 50 तक संख्याएं कितनी होंगी। 50 में से 10 घटाइए, 40 ही संख्याएं होंगी। चूंकि 9 ही लिख पाए हैं तो 49 ही हुआ। तो हमेशा यहां जो घटाते हैं 50 में से 10 40, उसमें एक जोड़ देते हैं, क्योंकि आपने 10 को काउंट नहीं किया। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 41। 41 संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की जरूरत पड़ रही है? 82 अंकों की। तो टोटल 82 9 कितना हो गया? 91 अंकों की जरूरत पड़ेगी। उल्टा पूछ दूं कि 1 से मेरे पास 91 अंक हैं, तो कहां से कहां तक की संख्याएं लिख सकता हूं? इसी का उल्टा सोचिए। मेरे पास 91 अंक हैं, मैं कहां से कहां तक की संख्याएं लिख सकता हूं? ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले 1 से 9 तक लिखने में 9 अंकों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास अंक कितने थे? 91। 91 में से 9 घटाइए, कितने अंक बच गए? 82। हर अंकों को लिखने में कितने अंकों की जरूरत है? 2। कितनी संख्याएं और लिख सकता हूं? 41। 9 में 41 जोड़ दूं तो कहां से कहां तक की संख्याएं लिख सकता हूं? 50। समझ पाए? ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। क्योंकि यहां 41 ही अंक हैं, तो देखिए पहले मुझे 1 से 9 में लिखने में 9 की जरूरत पड़ेगी। अब 41 में से 9 घटा दीजिए, मेरे पास अंक बच गए 32। अब जैसे ही मैं 10 11 लिखना चालू करूंगा, हर संख्या को लिखने में 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं संख्याएं कितनी लिख पाऊंगा? 1 से लेके 25 तक। तो यहां डिजिट्स लिखा है, इसीलिए आंसर बदल रहा। ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा है? डिजिट्स लिखा है। तो अब हम 1 से 25 तक कंफर्म हो गया कि संख्याएं लिख सकते हैं। देखिए 1 से कहां तक? 25 तक। तो 25 के ठीक पहले क्या पड़ेगा? 24। डिवाइड 8 से करना है, मैं किस में डिवाइड दूंगा? लास्ट के 3 डिजिट्स में। तो 8 पंजे 40, 2 और 5 बचा, 8 3 24, कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। देखिए ये 22 यहां बचा है, बाकी जरूरी नहीं है कि हर बार सेम ही हो। देखिए फिर आ गया, कह रहा 57 अंक हैं। सोचिए अगर ये 57 अंक ना होता, 57 तक लिखा होता, तो 57 के पहले 56 लिख लेते, लेकिन अभी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? ये अंक हैं। पहले हमको इन अंकों से संख्याएं निकालनी होगी कि कितनी संख्याएं हैं, उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं। अब क्या है? 1 से 9 तक पहले निकाल लीजिए 9, क्या दिक्कत है? 57 में से 9 घटाइए, बिल्कुल गलत ना करिएगा। 48 में 2 से डिवाइड कर दूं तो 44, 24 और लिख लूंगा। तो 24 जोड़ दूं तो मैं कहां तक अंकों को लिख सकता हूं? 33। ध्यान रखिएगा, 1 से 33 तक लिख सकता हूं। अब इसके पहले क्या पड़ेगा? 32। डिवाइड किससे देना है? 16 से। 16 से बताया मैंने आपको, केवल लास्ट का 4 डिजिट देखते हैं, पूरे में थोड़ी डिवाइड करेंगे, 2 4 10 दिन लग जाएगा। 16 दूनी 32 कट गया, 16 दूनी 32, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है।
देखो एक चीज और बताऊं आपको जो बहुत कम लोग बताते, क्या मान लीजिए यहां से 57 ना होता, ये 58 होता, बहुत गौर से समझिएगा, मैं 58 में से 9 घटाता तो यहाँ 49 बचता। अब 49 में 2 से भाग दें तो सीधे 24.5 नहीं लिखेंगे, 24 बार ही जाएंगे, लेकिन रिमाइंडर भी एक बच जाएगा। तो रिमाइंडर एक बचने का मतलब देखिए मैं 24 1 से 33 तक की संख्या लिख लिया, इसके बाद क्या लिखना पड़ता है 34। 34 लिखने के लिए 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास कितने अंक बचे हैं, 1 अंक बचे हैं, तो मैं 34 का केवल 3 लिख पाऊंगा। ध्यान रखिएगा, उस समय अगर डिविजिबिलिटी चेक करते तो फिर इन 4 अंकों को लेते। तो इस बात का गौर से ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप नंबर सिस्टम जाके चैनल पे पढ़िए, मैंने करीब 30 लेक्चर पढ़ाए हैं और वो पूरा पब्लिक है, प्राइवेट नहीं, ऐप पे भी पढ़ा हुआ है, उसमें पढ़िए, वहां से चीजें कंफर्म होंगी आपको। देखिए अब तो 37 आ गया ये भी मैंने आपको बताया। देखिए डिविजिबिलिटी का रूल है, अगर कोई भी संख्या एक ही अंक 6 बार रिपीट हो रहा, ये जरूरी नहीं कि 6 ही हो, जैसे 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 बार रिपीट हो रहा हो तो वो संख्या हमेशा 1 3 7 13 37 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो अब यहाँ 45 बार है, सोचिए 6 का ग्रुप डिवाइड हो रहा, फिर 6 का ग्रुप डिवाइड होगा, तो 6 7 42, 42 तक तो खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बचे, 45 लिखा है, मतलब लास्ट के 3 बच गए। 37 दूनी 74 जा नहीं सकते, 37 से कम 37, कितना बच जाएगा 29, 2 9 और 6, 37 गुणे 8 296 होता है, पहाड़ याद हो, 30 गुणे 8 240, 7 8 56, 296, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरे भाई 0। ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगर यही बहुत बार क्या होता है, जल्दीबाजी में लोग 37 देखते और हमेशा कहे 37 ही तो है, बताया था 0 हो जाता है। ये डिपेंड करता है ये कितनी बार है। अब इसको 44 लिख दूं तो देखिए 42 तक कट चुका होगा, अब लास्ट के 2 बचेंगे, 6 में 37 से भाग देते तो 29 रिमाइंडर बच जाता, ना कि 1 ना कि 0। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना होगा कि रिपीटिशन कितनी बार हो रहा है। 27 की पावर 3 रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। देखिए 23 से अगर 27 में भाग दें तो 4 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 4 3 बार है तो 4 की पावर 3 बच जाएगा, 3 बार 4 बच जाएगा। 23 से 23 तो कट गया, कोई रिमाइंडर ही नहीं बचेगा। ये देखिए 19 है, अगर मैं एक बार भी ना जाऊं तो यहां तो रिमाइंडर 19 बचेगा। अब 19 का क्यूब, 19 का क्यूब याद आपको मुझको नहीं याद है, 68 69, लेकिन उतना जरूरत थी नहीं। देखिए अगर मैं एक बार चला जाऊं तो ये कितना कम है, 4, -4 का क्यूब हो गया, ये +4 का क्यूब है, तो -4 का क्यूब और +4 का क्यूब तो कैंसिल हो जाएंगे ना भाई, 64 तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, कहाँ कितना होगा, ये तो नॉर्मल सा फार्मूला है। देखिए सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n n+1/2। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है मैं आपको बता दूं। पहले ध्यान रखिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं, n का मतलब शुरू से शुरू हुई हो 1 से, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। अगर यही होल नंबर्स होता तो वो 0 से चालू होता। n n+1/2 होता है कब, जब संख्याओं का योगफल निकालना हो। अगर यही संख्याओं का क्यूब होता, मैं आपको बता दूं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या फार्मूला होता है भाई, n n+1 2n+1/6, तो आपको ये लिखना होगा n n+1 2n+1/6। n की वैल्यू यहाँ क्या है, n की वैल्यू यहाँ 10 है, तो 10 गुणे 1 11 110, और 10 गुणे 2 20 और 1 21, और बटा 6 काटोगे ना, 3 से 7, 3 से 2, 2 से 55, और 5 में किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हो यूनिट डिजिट 5 ही होता है। यहाँ कई है, गुणा कर लो, 55 गुणे 7 335, 385, ऑप्शन डी सही है। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। ऑड नंबर्स हैं, क्रमागत हैं, आप 1 3 5 7 9 13 11 ले सकते। इनका योगफल 133 है। कहा सबसे न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी, देखिए इसका मतलब होता है ये Sn/n होता है, सीधे बता दूं आपको, -n-1, सीधे ध्यान रखिए,
मतलब Sn है 133, 133 संख्याएं कितनी है 7 माइनस 7 माइनस 1 6, 7 से कट जाएगा ना पहाड़ा याद हो 19, 19 में से 6 घटा दो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 13 होगी। ध्यान रखिएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा 13 15 17 19 21 इनको जोड़ेंगे 133 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 13 हो गई। ये हमेशा ध्यान रखिए Sn बाई n माइनस n माइनस 1, ठीक है। Sn मतलब सम ऑफ नंबर्स होता है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। अब आप सोचो ऐसे सवालों को सीधे करिए, पहले 72 को 3 से भाग दो। देखिए हर संख्या लगभग 24 के करीब आनी चाहिए, 24 आनी चाहिए। 3 का मल्टीपल देख लो, देखो 21 24 27 इन्हीं तीनों को जोड़ लो 72 आ रहा। 21 24 45 27 72 आ रहा है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 से डिविजिबल है। सबसे बड़ी संख्या पूछा, आंसर विल बी 27। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर अभी मैं चाहूं इसको बहुत बड़ा भी कर सकता हूं, इसीलिए सबसे पहले 72 में 3 से भाग दिया, मुझे समझ में आ गया 3 क्रमागत है तो बीच वाली संख्या 24 आ गई, उसके पहले 21 होगी, एक 27 होगी। क्यों पहले? क्योंकि 3 का मल्टीपल लेना है। छोटी संख्या पूछता आंसर 21 हो जाता, बड़ी संख्या पूछा आंसर 27। 3 प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा? देखिए 3 क्रमागत है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले 3 है, 1350 में 3 से भाग दे दो, जो सम होता है उसमें भाग दे देते हैं। पहले 1350 में 3 का भाग दे दो, 450 होगा, 450। देखिए इसके पहले वाली संख्या क्या होगी 449, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी 451। इन दोनों को जोड़ दूं, कह रहा है सबसे छोटी सबसे बड़ी का योग बताओ, 900 होगा। ऑप्शन सी। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपने देखा नहीं होगा। कह रहा है 1 से 10 तक का योगफल 55 है, तो 6 से 60 तक का योगफल क्या होगा? अरे भैया 6, देखिए कॉमन ले लूं, देखिए 6 कॉमन ले लूं, 1 + 2 + 3 कहां तक 10 तक, और 1 से 10 तक का योगफल 55 है, और 55 का पहाड़ा याद हो तो मेरे भाई योगफल कितना हो जाएगा 330। योगफल कितना हो जाएगा मेरे भाई 330, 330 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ऐसे सवाल आते हैं, कुछ लोग 6 12 जोड़ने भी लगते, कुछ तुम लोग 6 12 24 तो जोड़ते रह जाओगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेहतरीन सा सवाल है, अब देखिए कह रहा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब। अब पता चला n प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब है। अब आप फार्मूला लगाने लगे n + 1/2 का होल स्क्वायर। अरे भाई ये तो दिया है, निकालना थोड़ी है, दिया है 3025। अब कह रहा है 4 32 108 4000 बताओ। 4 कॉमन ले लूं, ध्यान से समझिए, 1 + 8, ठीक ऐसे देखिए 108 है 27। देखिए ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ऐसे ही 4000 तक जाएंगे तो 10 का क्यूब बच जाएगा। तो ये दे रखा है 3025, 3025 में 4 का गुणा कर लो तो 3000 × 4 12000, 25 × 4 100, 12100 है, ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी क्या है? इज द ऑलवेज राइट आंसर इफ यू डोंट हैव एनी आंसर। यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, मैं बताऊं जो अपन छोटे थे ना बहुत, जैसे क्लास 1 2 में तो कह देता था कोई 9 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बताओ, जैसे लगता था पहाड़ वहाड़ टूट गया हो, हिमालय एकदम सर पे आ गया हो, एवरेस्ट की चोटियां चारों तरफ से घेर रही हो, अरे 9 अंकों बड़ी बड़ी संख्या बता कैसे पाओगे? अब बड़ी से बड़ी मतलब 9, छोटे से छोटी मतलब 1 के आगे 0। तो कह रहा बड़ी से बड़ी 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी मूर्खों? 1 2 3 4, 5 अंकों की हो गई। सबसे छोटी संख्या 10,000, इससे छोटी करोगे 9,999, 4 अंकों की हो जाएगी। इससे बड़ी जाओगे, बड़ी लेनी नहीं है। और कह रहा 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 9,999। कहाँ घटा दीजिए, घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 01। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्याएं छोटी संख्याएं। कह रहा गुणनफल का अंतिम अंक बताइए। सबसे छोटा सा सवाल देखिए, 5 है, 5 में 6 का गुणा होगा 30, 0 हो गया, आगे मैं जोड़ूंगा ही नहीं। 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा, आंसर क्या होगा? 0 ही होगा। यहां भी यूनिट डिजिट है, तुरंत बताइए। देखिए 2 3 7 8 में ट्रिपलेट मतलब चतुर्थांश का नियम, क्वाड्रेंट, सॉरी ट्रिपलेट नहीं। 4 की पावर केवल लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है, पूरे में नहीं। 44 कट गया, 1 पावर बची होगी। 7 की पावर 1 7, और 1 में पावर कुछ भी हो तो आंसर हमेशा 1 ही होता है। 7 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिस इतनी तेजी से होनी चाहिए ना, मुझसे पहले आप आंसर दे सकें, इतनी जल्दी करिए। एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, मैं नहीं कह रहा मेरी
मैं नहीं कहता मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बस मेरे ही, आई डोंट, मतलब आप ये ना सोचिए कि उन पैसों से या उससे बहुत पैसा मैं कमा लूँगा या बहुत भूख है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इच्छा है, समझ लीजिए मेरी मजबूरी है पढ़ाना। मैं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ, बहुत काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिना पढ़ाए रह ही नहीं पाता। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं पढ़ाता हूँ। हो सकता है मेरे पूरे जीवन में 2-4-5 लाख लोगों को मैं पढ़ाऊँ, बहुत लोग अभी तक सफल हुए। मैं तो कहता हूँ अगर पूरे जीवन में मेरे एक आदमी सफल हो जाए मेरे पढ़ाने से, तो भी ये जीवन मेरा क्या है, कृतार्थ है, संतुष्ट हूं मैं। ठीक है, कह रहा 218 की पावर 18 का क्या? अरे ठीक है भैया, 8 है, 8 मतलब क्या, चतुर्थांश। 4 की पावर 16 कटा, 8 की पावर 2 64, 4 ऐसे हल होना चाहिए। देयर शुड बी नो एनी डिले, देयर शुड बी नो एनी लैक ऑफ टाइम। आया 3 40 कटा, 3 की पावर 2 9 7, 4 से 28 कटा, 7 की पावर 3 343। हाँ, कम से कम 4 पावर याद रखा करो। पता चला 7 की पावर ही नहीं याद है। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। क्लियर है? 2401। 6 की पावर 36, ये तो रिमाइंडर है। देखिए 6 की पावर 36, अरे भैया जब मैं 5 से 6 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 ही बचेगा। अब तुम 35 बार गुणा करा लो तो क्या 1 का 35 में गुणा करेंगे 35 बार तो 1 ही तो बचेगा। 13 की पावर 13, देखिए बेहतरीन सा सवाल है, देख के लोग परेशान हो जाते। 14 से भाग देना है, अरे भैया ये 13 है, 14 से 13 में भाग दूं, -1 लिख सकते हैं। -1 की पावर एक विषम संख्या है, -1 लिख लो, यहां भाग ही ना दो, -1 + 1 0 हो गया। बाकी आप चाहो a to the power n plus b to the power n, n is an odd number so the number is always divisible by a plus b। 13 + 1 14 से हमेशा डिविजिबल होगा। देखिए इसको भी लिख सकता हूं, a to the power n plus b to the power n, इसको a की पावर 25 ना लिख दूं। देखो दूसरा तरीका बताता हूं, अगर n एक विषम संख्या है तो ये a plus b हमेशा से कटेगा, मतलब 25 1 26 से हमेशा कटेगा, रिमाइंडर 0 हो गया। बाकी अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से करना चाहते हैं, देखिए ये -1 की पावर 25 -1, यहां मैं भाग ही नहीं दूंगा, 0 हो जाएगा। संख्याओं 1 3 5 7 11 13 101 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? ये सवाल है नंबर ऑफ जीरोस से। अब ये देखिए ये ऐसे लिख दिया गुणा करना, अगर मैं इसी को डायरेक्टली लिख दूं 101 फैक्टोरियल, ध्यान से समझिएगा फैक्टोरियल, तो इसका मतलब भी यही होगा क्या, 101 × 100 × 99, कहां तक 1 तक। अब इसको उल्टा करूं 1 2 3 101 तक, इन सब का मतलब एक ही है, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 की संख्या निकालनी होती है तो हम हमेशा उसमें 5 और 2 की संख्या निकालने का प्रयास करते हैं। इन 5 और 2 में जिसकी संख्या कम हो वही नंबर ऑफ जीरोज या वही आंसर होता है। 2 हर सवाल में नहीं निकालना पड़ता, क्यों, 2 हर दूसरी संख्या में है, 2 4 6 8 10 12 16 सब में है। 5 निकालने की जरूरत पड़ती है, बहुत रेयर 2-4% ऐसे सवाल होते हैं जहां हमें 2 निकालना पड़ता है। अब 2 5 कैसे निकालेंगे? देखिए फैक्टोरियल 101 है, आप 101 में निकालिए, 5 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। पूरा परा नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, 20/5 कितनी बार जाएगा, 4। अब 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं, मतलब उसमें 5 कितनी बार है, 24 बार। 2 बहुत बार हो जाएंगे, एक बार देखो 101 में केवल 2 से भाग दे दूं तो 50 तो यहीं आ गया। अब ये आगे भी भाग दोगे तो 97 98 टाइम्स जाएगा, तो आपको 24 चाहिए। फैक्टोरियल 100 में 24 होते हैं तो 101 में भी 24 ही होंगे, क्यों, फैक्टोरियल 101 में 2 कहां मिलेगा। कह रहा 10 20 30 40 50 1000 के अंत में कितने शून्य होंगे? बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए कुछ लोग 10 कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन नहीं है। 10 × 1 10 × 2 10 × 3 ऐसे है, ये 10 × 100 होगा लास्ट में। तो यहाँ 10 की पावर 100, तो 10 तो 100 बार है ही, और 1 से कहाँ तक की संख्याएं छूट गई हैं, 100 तक। 1 से 100 में कितने जीरो होते हैं, 24। 100 जीरो यहाँ ऑलरेडी पहले से हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 124। 1 से 100 में कैसे जीरो होते हैं, 24। 100 में 5 का भाग दे दो 20, 20 में 5 का 4। ये देखिए 5 10 15 100 तक है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए 5 × 1 5 × 2 कहां तक, 5 × 20 तक। देखिए 5 20 बार है,
और बाकी संख्याएं बच गई 1 2 से लेके कहां तक 20 तक। अब आप सोचो अगर मैं इसमें भी 5 निकालूं तो 20/5 4, मतलब 4 बार और 5 हो गया, टोटल 5 हो गया 24 बार। अब मुझे यहां 2 कम लग रहा है तो 2 भी काउंट कर लेना चाहिए था। देखिए 20/2 10, 10/2 5, 5/2, जब जब पूरा पूरा भाग जाए देते हैं 2/2 1, 10 5 15 तो 17 1 18, 18 बार ही हुआ। 5 अगर निकालते 5 तो यही 20 है, इसमें भी 4 बार 24 बार हो जाता। छोटी वाली संख्या हमेशा लेते हैं। तो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कब 5 निकालना है कब 2। यहाँ चूंकि 5 ज्यादा लग रहा था इसलिए 2 निकाल के हमने चेक कर लिया, अदरवाइज हम हमेशा 5 ही चेक करते हैं। किरादी संख्या 78 और ये बीच में स्टार का मतलब x होता है 517। ये 11 से पूर्णतया डिविजिबल है। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का रोल होता है, नियम होता है अल्टरनेट संख्याओं का योगफल, मतलब इनको जोड़िए एक साथ और इनको जोड़िए एक साथ, इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या तो 11 हो या तो 11 के मल्टीपल हो। मैं जोड़ दूं, देखिए 7 + x + 1 तो 8 + x माइनस 8 5 13 7 20, ये या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल। यहां से क्या आ जाएगा x, 8 - 20 की वैल्यू क्या होती है 8 - 20 -12। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, x की वैल्यू 12 आ गई। अब सोचिए एक सिंगल संख्या पे 12 तो नहीं लिख सकते ना यूनिट डिजिट, तो यहाँ 0 हटा करके अब मुझे क्या लिख देना चाहिए था 11। अगर मैं 11 लिख देता तो सोचिए x की वैल्यू, ये x 8 - 20 -12 होता। अब ये इधर चली गई तो ये कितना हो जाता 12 11 23 हो जाती। सोचिए 23 हो गई। अगर 11 से डिविजिबिलिटी देखें 11 दूनी 22 तो रिमाइंडर एक ही बचा, तो आंसर तो एक ही होगा। कौन सा अंक कह रहा है तो आंसर तो एक ही होगा। आप यहाँ 1 रख के देख लीजिए, जैसे यहाँ भी अभी 12 आया था, 11 से कितना बड़ा है 1 है। अगर मैं यहाँ 1 रख दूं देखिए तो 7 1 8 1 9 9, 7 1 8 1 9 माइनस 8 5 13 7 20, 20 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया 11। तो या तो इनका डिफरेंस 11 आना चाहिए या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल। तो यहां आंसर क्या होगा 1 होगा। 300 और 785 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतया विभाजित हैं। ये सवाल है एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का प्रयोग। एक दूसरा तरीका बताता हूं आपको, सीधे देखो पहले 300 में 13 से भाग दे लो, देख लो कि 300 तक 13 कितनी बार है माइनस। अब एक 785 देख लो, 785/13 माइनस इसमें से इसको करना पड़ेगा। देखिए 300/13 में देख लें कितनी बार पूरा पूरा जा पा रहे हैं। 13 × 13, 13 दूनी 26, 13 × 39, मतलब यहाँ 23 होंगे। 23 संख्याएं होंगी जो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। यहाँ 13 से भाग दे लूँ, 13 6 78, 60 संख्याएं हैं, वो 5 तो रिमाइंडर बच गया। तो 60 में से 23 घटा दीजिए, 37 संख्याएं इनके बीच में रही होंगी। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। 5 की अधिकतम घात बताइए जो फैक्टोरियल 80 को पूर्णतया विभाजित करेगी। ये वही कह रहा है कि फैक्टोरियल 80 में कितने 5 हैं। फैक्टोरियल 80 मतलब 80/5 16। 16 में 5 से भाग देंगे पूरा पूरा न जाइए, 5 3 15, अब तो डिवाइड जाएगा नहीं, 16 3 19। ठीक है। किसी भी फैक्टोरियल में किसी की भी मैक्सिमम पावर पूछी जा सकती है तो उससे भाग देके देखते रहते हैं जब तक डिविजिबल जा रहा हो। ये देखिए ये डिविजिबिलिटी का सवाल है। कह रहा एक संख्या को 136 से भाग दिया जाता है। देखिए 136 से एक संख्या को भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 36 बच रहा है। कह रहा अब इसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए, 17 से, ध्यान रखिएगा ये मैं आपको बताऊं, जैसे किसी संख्या को आप किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, अगली बार दूसरी उसी संख्या में आपसे कहते हैं कि उस संख्या में 10 जोड़ दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए जो काम संख्या के साथ होगा वो रिमाइंडर के साथ होगा। अगर संख्या में जोड़ रहे हैं तो रिमाइंडर में जोड़ना होगा, संख्या में घटा रहे हैं रिमाइंडर में घटाना होगा, संख्या में गुणा कर रहे हैं रिमाइंडर में गुणा करना होगा, संख्या का वर्ग कर रहे हैं रिमाइंडर का वर्ग करना होगा, संख्या का घन कर रहे हैं रिमाइंडर का घन करना होगा। बस एक कंडीशन क्या ध्यान रखनी है। देखिए अब जब अगली बार इसी संख्या में भाग देने की बात कर रहा, संख्या तो नहीं पता, आप रिमाइंडर में भाग दीजिए। 17 दूनी 34 तो रिमाइंडर भी कितना बच जाएगा 2 बचेगा। लेकिन एक इसकी कंडीशन क्या है, हम जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, आपको ये जरूर चेक करना चाहिए था, आपको ये जरूर चेक करना चाहिए था कि क्या करें। देखने के बाद फिर से कह रहे संख्या को जब 136 से भाग देते हैं तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित कर दिया जाए तो 17 से 36 में भाग देंगे। देखिए आंसर इसके हिसाब से 2 आना चाहिए, लेकिन मैं बताऊं ये 136 है, क्या ये 17 से कटेगा
17 से कटेगा, 17 से 119, 17 8 136 होता है। तो अगर ये 17 से डिविजिबल है तो ही आंसर 2 होगा। अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसको भी चेक जरूर करिएगा अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि डाटा पर्याप्त नहीं है। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आ गया। देखिए शेषफल 3 आ गया, 6 से विभाजित किए शेषफल 3 आ गया। अब कह रहा है इसी संख्या के वर्ग को, तो भाई संख्या का वर्ग नहीं इसका वर्ग। अब 9 में 6 से विभाजित देंगे तो एक बार जाएंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ध्यान रखिए सीरीज का सवाल है। देखिए 1/1 × 2 ऐसी सीरीज में हमेशा ध्यान रखिए। देखिए इसके जो फैक्टर तो इसने ऑलरेडी कर दिए हैं, ना किया होता तो ये सीरीज ऐसे लिखी होती 1/2, 1/6, 1/12। तो आपको फैक्टर खुद करना पड़ता है, 2 × 3, 3 × 4। जो भी फैक्टर कर रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर इनके बीच में डिफरेंस जो है वो ऊपर लिखा होना चाहिए। देखिए 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 है, ऊपर लिखा है। 2 3 के बीच में डिफरेंस 1 है, ऊपर लिखा है। यहाँ 100 101 के बीच में डिफरेंस 1 है, ऊपर लिखा है। अगर डिफरेंस ऊपर लिखा है तो दिमाग ही नहीं लगाना, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1/1, 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है, 1/101। एलसीएम 101, 101 - 1 मतलब 100/101। ये ध्यान रहे कब, जब डिफरेंस ऊपर लिखा हो। नहीं लिखा होगा तो डिफरेंस से भाग देना पड़ेगा। देखिए यहां देना पड़ेगा कैसे, 15 है, क्या फैक्टर बनेंगे, 3 × 5, जिससे अंत होता है उसी से शुरुआत होनी चाहिए। 5 × 7, 2 का गैप है। आइए 143 का फैक्टर करोगे 11 × 13। ठीक है, देखो होता क्या है, ये 1/3 × 5 का मतलब जब आप 1/3 में से 1/5 घटाएंगे तो ये 2/15 बच जाएगा, और ऊपर 1/15 लिखा है। तो ये सब में 2 बचता चला जाएगा। उस 2 को हटाने के लिए हमें इस जो ये डिफरेंस है इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कट जाए, या आप ऐसे सोच लो कि 2 से डिवाइड करें। तो जब भी इनका डिफरेंस ऊपर जो है ना दिख रहा हो तो आप पहले 1/डिफरेंस से भाग दे दें, फिर फर्स्ट टर्म। ये भी ध्यान रहे गलती क्या होती है, हमेशा छोटे वाले को 1/3 × 1/5, 5 × 3 लिखेंगे तो यहाँ 1/5 - 1/3 हो जाएगा, वो रिमाइंडर माइनस में चला जाएगा। फ्रैक्शन में नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा हो वो संख्या हमेशा बड़ी मानी जाती है, इसीलिए पहले छोटा वाला फैक्टर लिखते हैं। तो लास्ट और माइनस वहां लास्ट 1/13, 13 × 39, 13 - 3, 1/2 × 10/39, 2 से 10 काट दीजिए, 5/39 आंसर है भाई। हाँ ऑप्शन है। देखिए सीरीज है 20 30 40, 4 × 5 बनेगा, 5 6 बनेगा, 6 7 बनेगा, वहां 9 × 10 बनेगा 90, और डिफरेंस कितने का है, 1 का। ऊपर दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइए 1/4 पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म 1/10, 4 10 20, 5 - 2 आंसर भाई 3/20। कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए तो फिर यहां तक सवाल एक तरीके के थे। आज की क्लास इसको एंजॉय करिए, अगली क्लास फिर कल आपको मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जब भी अगर आप इस बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा, आपको ऐप डाउनलोड कर लीजिए मैथ्स बाय विशाल शुक्ला, वहां से भी बैच ले सकते हैं आप। बाकी डायरेक्टली आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप करिएगा, मैं फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।